नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्यार्थ ICS पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम कोशिका विज्ञान को पढ़ रहे हैं और कोशिका विज्ञान के अंतर्गत हमारी 2 क्लासेस पहले से हो चुकी हैं। पिछली क्लास में हमने बहुत ही अच्छी तरीके से कोशिका की संरचना को पढ़ लिया है। अब कोशिका विज्ञान के अंतर्गत कोशिका के अगले चरण को पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है। हमारा टॉपिक है कोशिका विभाजन। आज की इस क्लास में हम कोशिका विभाजन को पढ़ेंगे। कोशिका विभाजन क्या है? कोशिका विभाजन, एक कोशिका से नई कोशिकाएं बनना ही कोशिका विभाजन है। और कोशिका विभाजन की आवश्यकता क्यों है? आप सोचिए, अगर एक कोशिका है और एक कोशिका से आने वाली कोशिका ना बने तो फिर जीवन समाप्त हो जाएगा। इसलिए एक कोशिका से नई कोशिकाओं का बनना ही क्या है? कोशिका विभाजन, कोशिका जनन कहलाता है। जो कोशिका विभाजित होती है हम उसे मदर सेल या जनन कोशिका के रूप से जानते हैं, जबकि जो नई कोशिकाएं होती हैं उन्हें संतति कोशिका या डॉटर सेल के नाम से हम जानते हैं। ये आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि कोशिका विभाजन क्यों ज़रूरी है और कैसे होता है। बिल्कुल सरल तरीके से मैंने आपको बताया। अब आइए हम बात करते हैं कोशिका विभाजन के प्रकार। कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है? तो कोशिका विभाजन 3 प्रकार का होता है। ये 3 प्रकार कौन कौन से हैं? एक होता है असूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन जिसे आप इंग्लिश में अमेटोसिस बोलते हैं। एक होता है समसूत्री विभाजन और एक होता है अर्धसूत्री विभाजन। ओके, तो हमने जाना कि कोशिका विभाजन 3 प्रकार का होता है, असूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री। अगर हम इन तीनों की बात करें तो तीनों को एक एक करके समझने वाले हैं। अर्धसूत्री विभाजन ऐसी कोशिकाओं में होता है जो आदिम कोशिकाएं हैं, आदिम, प्राचीन। इन कोशिकाओं में असूत्री विभाजन होता है। हम समझने वाले हैं कि असूत्री विभाजन किस तरह से होता है। सबसे पहले हम असूत्री विभाजन की बात करेंगे। असूत्री विभाजन क्या है? तो असूत्री जो विभाजन है वो कैसी कोशिकाओं में होता है? प्राचीन, आदिम। हम प्राचीन और आदिम कोशिकाओं के अंतर्गत किन की बात करते हैं? हमेशा अमीबा, बैक्टीरिया, शैवाल, पैरामीशियम, यूग्लिना आदि की हम बात करते हैं। इन सभी में किस तरह का विभाजन होता है? तो असूत्री विभाजन। अब जानते हैं कैसे होता है ये। इसमें एक कोशिका होती है
आप देखेंगे जैसे अमीबा एक कोशिकीय जीव है, बैक्टीरिया एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिका में ही सारा जीवन संभव होता है, तो एक कोशिका है, ठीक। और ये कोशिका, अब इस कोशिका का जनन होने वाला है, तो ये कोशिका सबसे पहले जल योजित हो जाती है, यानी थोड़ा सा जल सोख लेती है और फूल जाती है। फिर इसके बाद क्या होता है, इसमें अविकसित केंद्रक होता है, सब कुछ बिखरा हुआ पड़ा होता है, इसके कोशिकांग कोई व्यवस्थित रूप में नहीं होते। तो आप देखेंगे फिर आगे क्या होता है, ये इसका जो आंतरिक जो भाग है वो थोड़ा सिकुड़ जाएगा और बाहरी झिल्ली भी आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी, बीच में से टूटने के या किनारे बच जाएंगी, टूटने का प्रयास होने लगेगा दूसरी चरण में। फिर आगे आप देखेंगे कि आगे उसका केंद्रक दो भागों में लगभग बट जाएगा और स्पष्ट हो जाएगा विभाजन। अगली स्थिति में ये दो कोशिकाएं बन जाएंगी, दो जीवों का या दो अलग अलग नई कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा। तो इसे हम कहते हैं असूत्री विभाजन। इसका दूसरा नाम भी है, याद रखना है, प्रत्यक्ष केंद्रक विभाजन। किस नाम से जानते हैं, याद रखना है, प्रत्यक्ष केंद्रक विभाजन। एग्जाम में पूछ लेगा आपसे कि शैवालों में किस तरह का विभाजन होता है, तो आंसर करेंगे असूत्री विभाजन होता है। अच्छे से याद रखना है, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, इन सभी में किस प्रकार का असूत्री विभाजन या प्रत्यक्ष केंद्रक। आप देख रहे होंगे प्रत्यक्ष रूप से केंद्रक दो भागों में टूट गया और टूटने के साथ ही दो नई कोशिकाओं का निर्माण हो गया, तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष केंद्रक विभाजन कहते हैं। आइए, समसूत्री विभाजन क्या है और अर्धसूत्री विभाजन क्या है, इसे बिल्कुल सरल तरीके से समझना। हम है, कोई भी जीव है, यानी हमारे अंदर जो 99% जो कोशिकाएं हैं वो कैसी हैं, हमारी शरीर को बनाने वाली, शरीर का निर्माण करने वाली कोशिकाएं हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, कायिक सेल, कायिक कोशिका। और 1% कोशिकाएं ऐसी होती हैं जिनसे हम नए जीवों की उत्पत्ति करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, जनन कोशिका। जनन कोशिका। ये क्लियर होना चाहिए। जब कोशिका विभाजन हमारी कायिक सेल में या कायिक कोशिका अर्थात हमारी जो बॉडी की संरचना कर रही है उनमें अगर विभाजन होता है तो उनमें समसूत्री विभाजन होता है। यदि जनन कोशिकाओं में विभाजन हो तो कौन सा होगा, अर्धसूत्री विभाजन। याद रखना है, अच्छे से याद रखना है, ठीक। अब हम सबसे पहले समसूत्री विभाजन की बात करेंगे, फिर अर्धसूत्री विभाजन की बात करेंगे, एक एक करके समझने वाले हैं। ये थोड़े ज़्यादा लंबे विभाजन हैं तो इनको ध्यान से समझना है। कोशिका विभाजन के अंतर्गत अब हम बात करेंगे समसूत्री विभाजन की। तो समसूत्री विभाजन को परोक्ष कोशिका विभाजन कहा जाता है। परोक्ष कोशिका या परोक्ष केंद्रक विभाजन भी आप लोगों से पूछ सकता है, तो आपका एक ही उत्तर होगा, परोक्ष केंद्रक या परोक्ष कोशिका विभाजन समसूत्री विभाजन को कहते हैं। जैसा कि आपने असूत्री विभाजन में देखा था, केंद्रक प्रत्यक्ष रूप से दो भागों में अलग अलग हो रहा था, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता, देखिए वो कौन सी कोशिका थी, प्रोकैरियोटिक, पुरानी कोशिकाएं थी, अविकसित कोशिकाएं थी, उसमें केंद्रक का भी कोई मतलब स्पष्ट केंद्रक नहीं होता, ठीक है। जबकि ये कहाँ पर होता है, ये होता है आपकी सुविकसित कोशिकाओं में, इसमें एक केंद्रक होता है, एक
जो है व्यवस्थित कोशिका होती है, सुविकसित कोशिका होती है। अगर हम इसको दो भागों में से तोड़ दें, मान लीजिए अगर इसको दो भागों में से आपने तोड़ दिया, तो हो सकता है आधा केंद्रक इसके पास चला जाए, इसके पास डीएनए चला जाएगा, इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया चला गया, पता चला कि यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं। तो इस तरह से संभव नहीं हो पाएगा। तो फिर यहाँ पर किस तरह का जो विभाजन होता है वो होता है समसूत्री विभाजन। और इसे समसूत्री विभाजन क्यों कहते हैं, इसका कारण है अगर एक कोशिका से दो कोशिकाएं बन रही हैं, अगर मानव कोशिका की अगर आप बात कर रहे हैं तो मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं, आप कहेंगे 46 गुणसूत्र होते हैं। अगर एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनती हैं तो इनमें भी 46 देखने को मिलेंगे, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, समसूत्री विभाजन बोलते हैं। इसे माइटोसिस बोला जाता है। ये जो माइटोसिस शब्द है वो किसने दिया, वाल्थर फ्लेमिंग ने दिया। और इस शब्द का अर्थ होता है धागे की तरह निर्माण, इस शब्द का अर्थ होता है, याद रखना है। समसूत्री विभाजन को हम इन चरणों के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलीफेज चरणों के द्वारा हम समझने वाले हैं। सचित, इंटरफेज अगर आपसे पूछ लिया जाए कि समसूत्री विभाजन की कौन सी सबसे लंबी प्रोसेस होती है, तो इंटरफेज उसका उत्तर होगा। इंटरफेज जो है समसूत्री विभाजन की सबसे लंबी प्रक्रिया है, याद रखना। आप सभी जानते हैं किसी भी पहला चरण होता है वो ही सबसे कठिन होता है, याद रखना। जैसे आप समझ लो अगर आपने कोई MPPSC का एग्ज़ाम दिया तो प्री सबसे कठिन होता है, उसमें लाखों बच्चे बैठते हैं, उस लाखों में से जो है बहुत कम हजारों बच्चे जो हैं सिलेक्ट होते हैं। फिर होता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलीफेज। इंटरफेज में क्या होता है, इंटरफेज में सबसे पहले केंद्रक जो है, केंद्रक में विभाजन होता है, केंद्रक के अंदर विभाजन होता है। अगर आपने केंद्रक को सबसे पहले विभाजित कर दिया तो क्या होगा, केंद्रक के अंदर गुणसूत्र हैं वो अव्यवस्थित हो सकते हैं, इसलिए सबसे पहले गुणसूत्रों को अलग अलग किया जाता है। तो ये होता है इंटरफेज में, और ये सबसे कठिन कार्य है गुणसूत्रों का विभाजन, इसलिए इसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि समसूत्री विभाजन का कौन सा चरण है जो अध्ययन की दृष्टि से सबसे उपयुक्त माना जाएगा, तो आप देखिए, क्या आप अध्ययन करना चाहेंगे तो मेटाफेज को लेंगे, नहीं लेंगे, क्योंकि अगर मेटाफेज को उदाहरण के तौर पर लेंगे तो फिर आप इन चीज़ों का अध्ययन नहीं कर पाएंगे। अगर आप टेलीफेज का लेंगे तब भी आपको ये सारी चीज़ें भूल जानी होंगी। अध्ययन की दृष्टि से सबसे उपयुक्त जो चरण है वो कौन सा है, मेटाफेज है। जब भी समसूत्री विभाजन का अध्ययन किया जाता है तो किस चरण में किया जाता है, मेटाफेज में किया जाता है, याद रखेंगे। और सबसे छोटा चरण, सबसे छोटा, सबसे लंबा चरण तो आपको पता है एनाफेज, और सबसे छोटा चरण कौन सा है, एनाफेज सबसे छोटा चरण होता है, और टेलीफेज अंतिम चरण होता है, याद रखना है। अब हम बात करते हैं एनाफेज, सबसे पहले इंटरफेज की। इंटरफेज में क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं इंटरफेज में कोशिका जल योजित हो जाती है, जल को ग्रहण कर लेती है और फूल जाती है। फूलने के बाद क्या होता है, इसके अंदर जो है केंद्रक, केंद्रक के अंदर जो धागे नुमा संरचना होती है, पिछली क्लास में पढ़ा था, उसे हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स। क्रोमेटिन धागे जो होते हैं उनमें क्रोमोसोम्स होते हैं, वो बिखरने लगते हैं और उनका क्या होता है, अलगाव होता है। यहाँ पर इंटरफेज में मैंने कहा क्रोमोसोम्स का विभाजन होता है। दूसरा जो फेज है आपका प्रोफेज, प्रोफेज में आपको स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पर जो है क्रोमोसोम्स का निर्माण हुआ है, अलग अलग हो चुके हैं, बिल्कुल क्रोमेटिन धागे से अलग अलग हो चुके हैं। और जो तीसरा चरण है आपका मेटाफेज, मेटाफेज में आप देखेंगे
ये इसका ही अगला चरण है। मेटाफेज में आप देखेंगे कि गुणसूत्रों को दो अलग अलग ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं और ये धागे दिख रहे होंगे जो मैंने आप लोगों को पढ़ाए थे, धागे नुमा संरचना, तुर्क तंतु, या इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्पिंडल फाइबर। याद रखना, स्पिंडल फाइबर यहाँ पर कार्य करता है। अगर जंतु कोशिकाओं में स्पिंडल फाइबर काम नहीं कर रहा तो कौन करेगा, तारकाय वो कार्य करेगा। ये उनको, जैसे एक आप मान लीजिए एक कोई गुणसूत्र है, एक कोई कोशिकांग है, अगर इसको दो भागों में बांटना है तो वो इसको बांध देता है, और जब हम किसी को दो भागों में बांट देते हैं तो वो अलग अलग हो जाता है, आधा आधा हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं कि मेटाफेज में क्या हुआ है। गुणसूत्र, एक गुणसूत्र था, उसको सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर यानी सेंटर वाला हिस्सा, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, क्रोमोसोम्स में सेंट्रोमियर से जो है अलग अलग कर दिया जाता है और ये दो गुणसूत्र बन जाते हैं। ठीक, देख रहे होंगे एक ही गुणसूत्र को दो अलग अलग गुणसूत्रों में बांट दिया किसने, तुर्क तंतु ने। जब ये पूर्ण हो जाता है फिर ये अगले फेज में, एनाफेज में, ये बस एकत्रित होते हैं। अब ये हो चुका है, सारा काम यहाँ हो चुका है, बस इनको इकट्ठा होना है, अलग होना है, तो वो सबसे आसान काम है। केवल इनको ध्रुवों की ओर जाना है एनाफेज में, इसलिए सबसे छोटी अवस्था कौन सी है, एनाफेज है। और एनाफेज में जब ये अलग अलग हो जाते हैं तो फिर उसके बाद टेलीफेज यानी सबसे अंतिम अवस्था, इसे वैसे अवस्था नहीं माना जाता। टेलीफेज में क्या होता है, साइटोजेनेसिस भी यहाँ पर होता है। साइटोजेनेसिस क्या होता है, सबसे पहले केंद्रक बट गया, केंद्रक के बंटवारे के बाद आप देखेंगे कोशिकांग बट जाएंगे। कोशिकांग बटने के बाद अब क्या बचा, कोशिका द्रव्य बचा, जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य जब अलग अलग होता है, यहाँ पर जो कोशिका द्रव्य था, कुछ कोशिका द्रव्य इधर आ जाएगा, कुछ उधर चला जाएगा दूसरी तरफ, फिर इसके बाद एक झिल्ली का निर्माण हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, जब कोशिका द्रव्य का बंटवारा हो तो उसे हम साइटोकाइनेसिस बोलते हैं, याद रखना है। फिर इसके बाद आप देखेंगे दो संतान कोशिकाओं का निर्माण होता है और यही होता है हमारा समसूत्री विभाजन। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समसूत्री विभाजन बेहद ही आसान तरीके से समझ आया होगा। यदि आप लोगों में से किसी का कोई डाउट है तो अपना डाउट कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगली क्लास में हम जो है असूत्री विभाजन को पढ़ेंगे। ओके, अच्छा।